कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए 2000 2023-24 के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बजट जो है उसमें कई सारी ऐसी स्कीम, ऐसी योजनाओं को इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार, जो आपके आगामी व्यापम के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चाहे वो ईडीओ का एग्जाम दे रहे हैं आप, चाहे एसआई मेंस के एग्जाम दे रहे हैं, करंट अफेयर से भी कनेक्ट करके यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ईडीओ के पेपर में इसमें जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं और इसमें जो आंकड़े बताए गए हैं, प्रधानमंत्री जनधन कितने बैंक अकाउंट खोले गए हैं, शौचालय कितने बनाए, सामुदायिक शौचालय, पब्लिक टॉयलेट्स कितने बनाए गए हैं, नल कनेक्शन कितने प्रदान किए गए हैं, उससे संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, राजकोषीय घाटे है ना, वो सब वाला जो आंकड़ा है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा, इस तरीके के सवाल आते हैं। अब आप पूरा बजट तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं इस वीडियो को डेडिकेटली मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि आपको बजट को इंट्रोड्यूस करा सकूं और बजट में किस तरीके की, जो बजट के पीछे की सोच क्या है, उसमें क्या क्या योजनाएं हैं, उसके क्या क्या आंकड़े हैं, उसको आपको बहुत सारगर्भित तरीके से, बहुत इतना बता सकूं जितना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मेरे अनुभव से वो चीज़ मैं आपको बता सकूं। इसलिए मैं ये वीडियो में लेके आया हूं। इस वीडियो के पीछे काफ़ी मेहनत, काफ़ी रिसर्च लगी है, तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रयास को आप लोग पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी नए टाइप की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ बजट से संबंधित, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। अच्छे से आप इसको अपने कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले 2-3 चीज़ें मैं बजट के बारे में आपको बता देता हूँ। पहली बात, बजट क्या होता है। तो बजट जो होता है वह एकदम, मैं आपको कोई परिभाषा वगैरह नहीं बता रहा हूँ, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। सरकार का अनुमानित, मतलब आने वाले 1 साल में जो सरकार को आय होगा और कितना आय हो, किस तरीके से सरकार को आय होगा और उस आय को वो किस तरीके से खर्च करेगी, किस चीज़ में कितना पैसा खर्च करेगी, कैसा कैसा प्लानिंग, मतलब आय और व्यय का लेखा जोखा बजट में शामिल होता है। कितनी प्राप्ति हुई है सरकार को और कितना वो व्यय करने वाली है 1 साल में, वो उसका बजट लेखा जोखा जो है वो सरकार जो है वो वित्त मंत्री जो है वो हर साल संसद में रखती है। राष्ट्रपति जो है वो वित्त मंत्री के माध्यम से बजट भाषण होता है संसद में, आप देखेंगे तो उस बजट भाषण के माध्यम से रखते हैं। अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, इसलिए मेरे मुंह से शक्ति हैं ऐसा निकल रहा है, ठीक है, जो भी है ना। तो वो जो है वो बजट भाषण के माध्यम से संसद में रखते हैं, उसी को कहा जाता है बजट, ठीक। बजट ना शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं हुआ है संविधान में। आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है इसको। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? अनुच्छेद 112। क्या लिखा गया है इसको? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बजट में किन किन चीज़ों पे मुख्य रूप से फोकस किया गया है और उसको क्या नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट भाषण दिया उसमें उनका फोकस था सप्तर्षि प्राथमिकताओं। 7 तरीके से 7 सेक्टर्स पे, 7 मदों पे या 7 सेक्टर पे प्राथमिकताएं दी गई हैं। 7 सेक्टर को, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं? अमृत काल कहा गया है इसको। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था ना अभी, तो इसको अमृत काल के तहत क्या किया गया है? 7 योजनाओं को प्राथमिकताएं दी गई है, 7 चीज़ों को प्राथमिकताएं दी गई है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला, अंतिम छोर तक पहुंचना, ये चीज़ प्राथमिकता है। अंतिम छोर में कौन खड़ा है? जो गरीब है, जो किसान हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, है ना, जो ऐसी लोग हैं जिसके आर्थिक क्षमता कम है, वो अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति कहलाते हैं। तो अंतिम छोर तक के व्यक्तियों को पहुंचना, उसके लिए क्या चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा? आप खुद सोचिए। शिक्षा, कृषि, है ना, स्वास्थ्य, इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा किसकी कमी रहती है? लोगों को आर्थिक रूप से शिक्षा की कमी रहती है। शिक्षा अगर हासिल हो गया किसी को तो वो रोजगार प्राप्त कर लेगा, और अगर रोजगार प्राप्त कर लिया तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो बेसिक चीज़ें क्या है किसी देश को मजबूत करने के लिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो उसी के तहत अंतिम छोर तक पहुँचना इसका लक्ष्य है, पहला। दूसरा, युवा शक्ति। युवा शक्ति का मतलब इसी से संबंधित कनेक्ट करके आप देख सकते हैं रोजगार को, या आप स्किल के डेवलपमेंट करने को देख सकते हैं। तो
सरकार ने फोकस किया है युवा शक्ति को बढ़ाने पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने पर, 3D प्रिंटिंग को के क्षेत्र में अच्छा काम करना, या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें युवा शक्ति के अंतर्गत आएंगी। ठीक, बेसिकली आप कह लीजिए रोजगार उपलब्ध कराना। तीसरा वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल क्षेत्र, फाइनेंशियल ग्रोथ करना, आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ करना, और भी चीज़ें हैं जैसे कि राजकोषीय घाटा को कम करना, आर्थिक विकास दर को प्रोत्साहित करना, ये सारी चीज़ें वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद चौथा है हरित विकास। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं उनका भी विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे मेन फोकस किया गया है इस जो बजट है उस पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब अवसंरचना के विकास, उसके लिए आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। तो भाई जितने पेड़ काटे गए तो जो वैश्विक तापमान को नियंत्रण करने के लिए उतने पेड़ आपको लगाने ही पड़ेंगे। देखिए, गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। अगर पॉल्यूशन बढ़ गया और लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कितना भी हेल्थ सेक्टर में सरकार जो है वो पैसा खर्च कर रही है, लेकिन आप लोगों को अगर कहीं बीमारी बढ़ गया, इधर से पैसा खर्च कर रही है सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लोगों का बीमारी बढ़ रहा है, बराबर क्या है, वो तो बराबर आ जाएगा ना। इसलिए क्या करना है आपको, बीमारियों को कम हो, प्रदूषण कम होगा, पॉल्यूशन मेन रीजन है बीमारियों का। पॉल्यूशन अगर कम होगा तो आपको बीमारी इधर से घटती जाएगी और स्वास्थ्य सेक्टर में सरकार जो है वो खर्चा ज़्यादा करते जाएगी, तो एक बैलेंस बना रहेगा और जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो सकेगा। तो हरित विकास करना मतलब पेड़ों का विकास करना, ग्रीनरी का विकास करना, क्षमता उभारना, स्किल डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा फोकस आप देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो आई है उसमें भी आप देखेंगे कि स्किल पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको, मार्क्स का मतलब ज़्यादा नहीं रह गया है। अब आप जितना नंबर लाते हैं, अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आपके पास किसी काम को करने की दक्षता नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आप कोई काम के नहीं हैं आज की डेट में। चाहे आप 90-95%, 98% वाले भी ले आए रहे हैं 12th में, चाहे आप इंजीनियरिंग में IIT में पढ़े रहें, कुछ भी किए रहें, लेकिन आपने वहाँ से कुछ सीखा नहीं है, तो उस नंबर का, उस डिग्री का, उस कागज़ का कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्या कर रहा है सरकार जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, उसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट करने का, कुछ सिखाने का। आपको शॉर्ट एंड मैं एकदम सरल शब्दों में बोलूं, आपके पास कुछ ना कुछ क्षमता होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सीखा हुआ होना चाहिए आपके पास, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, मनी के रूप में, अपने अर्थ के रूप में, अब पैसे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगी, अगर आपके पास शिक्षा के साथ स्किल नहीं होगी, आपकी क्षमता नहीं होगी, तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। और मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, नैतिक विकास के साथ, चरित्र निर्माण के साथ पैसे कमाना, यही तो है ना मुख्य उद्देश्य। इसमें पहला जो बोल रहा हूँ वो भी बहुत लोग का नहीं रहता है, चरित्र निर्माण, पैसा ही कमाना आजकल मुख्य उद्देश्य हो गया है। ठीक है, तो जो भी है, लेकिन जो है वो इसी स्किल आपके पास रहेगा तो आप जो भी आप कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। तो क्षमता उभारना, अवसंरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो खर्च किया जाएगा, जैसे कि सड़क निर्माण, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सड़क निर्माण पर कनेक्टिविटी को जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा, है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, बस इंटरनेशनल बस स्टैंड बनाए जाएंगे, वो सारी चीज़ें अवसंरचना और निवेश पे। तो और लास्ट है 7वां, समावेशी विकास। समावेशी विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। समावेशी विकास के अंतर्गत मैंने जो 3 महत्वपूर्ण चीजें शामिल की है आपको बताई है, उन चीजों पे बढ़ावा दिया जाएगा। सबसे पहला कृषि, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है स्वास्थ्य। इन 3 चीज़ों पे बढ़ावा देना, इन 3 चीज़ों को प्रोग्रेस करना, इन 3 चीज़ों के क्षेत्र में अच्छा कुछ हासिल करने का लक्ष्य बनाना, इन 3 चीज़ों को शामिल किया गया है समावेशी विकास में। तो आपको अगर पूछेगा कि समावेशी विकास में इनमें से कौन सी चीज़ें शामिल नहीं हैं, तो ये तीनों ऑप्शन रहेगा और चौथा कुछ रहेगा, तो आप चौथे को लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, समावेशी विकास के अंतर्गत कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य 3 चीज़ों को डेवलपमेंट करने का लक्ष्य रखा गया है। अब मैं आपको 3 चीज़ों को अलग अलग सेक्टर पे, मतलब कृषि के सेक्टर पे क्या क्या लक्ष्य, क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं, क्या क्या काम किया गया, क्या नाम दिया गया, उनको ये बताऊंगा। फिर स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा और फिर शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया, क्या लक्ष्य रखा गया है, क्या योजनाएं लाई गई हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से आप लोगों को? चलो, समझ में आ रहा होगा तो बढ़िया से लाइक करिएगा भाई। कृषि एवं सहकारिता, इसके क्षेत्र को सबसे पहले देख लेते हैं। अब समावेशी विकास ओवरऑल डेवलपमेंट में कृषि सबसे पहले देखते हैं। कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में क्या स्कीम लाया गया है बजट 2023-24 में? आत्मनिर्भर भारत बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ABB बोला गया है, आत्मनिर्भर भारत बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। मतलब इसके तहत क्या किया जाएगा, बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत बागवानी फसलें मतलब क्या है,
जो फूल हैं, बागवानी फसल हैं, है ना, वो सब चीज़ें, हार्टिकल्चर से संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर आपको बढ़ावा दिया जाएगा। चाय है और भी चीज़ें हैं, बागवानी फसल, उनके तहत उनको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोग क्या कर सकें, उनका उत्पादन करके आत्मनिर्भर बन सके। तो आत्मनिर्भर भारत बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के तहत उद्देश्य क्या है बोलेगा तो उच्च मूल्य की बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। दूसरा है भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना। जो आपका मोटा अनाज है, ज्वार, बाजरा, इन सब के क्षेत्र में भारत को क्या करना और डेवलप करना। इन क्षेत्रों में अनुसंधान को, रिसर्च को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। कृषि क्षेत्र में ज़बरदस्त योजना लॉन्च की गई है और इस मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना, मतलब समझ रहे हो, मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिलेट के क्षेत्र में रिसर्च करना पड़ेगा। तो एक रिसर्च अनुसंधान केंद्र का, एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। कहाँ? भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। यहाँ पर आप याद रखना है कि भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। और भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान में इस भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान को एक फंड प्रोवाइड कराया जाएगा और फंड प्रोवाइड करा के वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, मिलेट के क्षेत्र में, ज्वार, बाजरा, इन क्षेत्र में और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। और इस योजना को नाम दिया गया है श्री अन्न योजना। क्या नाम दिया गया है? श्री अन्न। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेट के क्षेत्र में जो केंद्र बनाया जा रहा है, जो इनोवेशन के लिए खर्च किया जा रहा है, उस योजना को क्या नाम दिया जाएगा, ये पूछ सकता है पेपर में। तो क्या नाम दिया जाएगा? श्री अन्न योजना नाम दिया जाएगा। ठीक, तो ये है इस क्षेत्र में। अगला देखते हैं, कृषि गतिवर्धक कोष। एक फंड बनाया जाएगा कृषि के क्षेत्र को स्पीड प्रदान करने के लिए। नाम से पता चल रहा है गतिवर्धक, गति देने के लिए। उस क्षेत्र में क्या किया जाएगा, एक कृषि गतिवर्धक कोष बनाया जाएगा जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी के पास बहुत से लोगों के पास बहुत अच्छा आइडिया रहता है जिसके क्षेत्र में, जिससे किसानों को बहुत सारा लाभ मिलता है। ऐसे लोगों के पास एक बहुत, जैसे कई लोगों के पास आप देखे होंगे बहुत अच्छा मशीन बनाने का आइडिया रहता है। साइकिल से बहुत सारा चीज़ बना देते हैं, साइकिल से एनर्जी पैदा कर देते हैं, साइकिल से कई चीज़ों को पीस देते हैं, मोटर वगैरह लगा देते हैं, छोटा सा लाइट वगैरह लगा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अनुसंधान, बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास हुनर की कमी नहीं है, उनके पास पैसों की कमी है, उनके पास फंड की कमी है, उनके पास इनिशियल अमाउंट की कमी है ना, और उनको अवसर की कमी है उनके पास। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास स्किल भयानक है ना, लेकिन वो पैसे के अभाव में दब जाता है वो स्किल। तो उसी स्किल को उभारने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर गतिवर्धक कोष बनाया जा रहा है। इस फंड के थ्रू अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। जो कृषि क्षेत्र में जो अनुसंधान करना चाहते हैं उनको क्या किया जाएगा, उससे फंड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो स्टार्टअप चालू कर सके और इससे उनका भी लाभ हो सके और किसानों का भी लाभ हो सके। अब उस क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा तो किसानों का भी लाभ होगा, है ना। इसको प्रोत्साहित करने के लिए कृषि गतिवर्धक कोष बनाया जा रहा है। पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्र में 20 लाख करोड़ का ऋण देने का प्रावधान किया गया है। क्या? पशुपालन, डेयरी कार्य और मतलब कि मत्स्यिकी क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा जिससे उस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट हो सके, ये भी याद रखिएगा। और डिजिटल अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं आप? डिजिटल अवसंरचना का मतलब होता है किसानों का डिजिटलाइजेशन। मतलब किसान जो है, कुछ ऐप वगैरह बनाया जाएगा, उसके थ्रू किसानों को जोड़ा जाएगा ताकि किसानों तक जो सरकार है वो क्या बताना चाहती है उनका मैसेज पहुंच सके। देखो कि कृषि वैज्ञानिक बहुत सारे हैं, उनको उस क्षेत्र में रिसर्च किए कि धान किस तरह के, धान में कोई दिक्कत आता है तो क्या करना चाहिए, किस तरीके के मौसम में धान, मतलब किस तरीके से उसका वो बढ़ता है, धान का फसल बढ़ता है, कुछ दिक्कत आता है तो क्या करना चाहिए, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रिसर्च कर रहे हैं, वो उसका रिपोर्ट जो है वो किसानों तक कैसे पहुंचेगा? आप खुद सोचिए, समाचार के माध्यम से कितना समाचार के माध्यम से पहुंचाओगे आप? तो ऐसा कोई कनेक्टिविटी डेवलप करना कि कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में जो नया इनोवेशन हो रहा है वो किसानों तक पहुंच सके, पहली चीज। दूसरी चीज, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है जिससे किसानों का मेहनत कम और पैदावार बढ़े, ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित करने के लिए भी तो रिसर्च को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो किसानों को डिजिटलाइज करना, मतलब जैसे कि जनधन खाते खोल दिए गए, उन लोग से बहुत सारा लाभ मिला, अब पैसा जो है वो सरकार डायरेक्ट किसानों के खातों में पहुंचा सकती है, तो ये भी तो एक डिजिटलाइजेशन हुआ। ठीक है, अब किसानों के हाथ में आप
क्रेडिट कार्ड दे दिए, उससे क्या कर सकते हैं, पोटास वोटास उसके लिए वो लोग जो खाद वगैरह छींचते हैं उसके लिए उससे ऋण ले सकते हैं। किसानों के हाथ में एटीएम कार्ड दे दिए, वो लोग किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो लोग खुद अपना काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से वो लोग को डिजिटलाइज करना, शिक्षित करना और ये जो टेक्नोलॉजी है उसको किसानों तक पहुंचाना भी इस डिजिटल अवसंरचना का विकास के अंतर्गत शामिल है। मतलब उन लोग का ओवरऑल डेवलपमेंट करना डिजिटल के क्षेत्र में, ताकि और लोगों से कदम मिलाकर वो लोग अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे सकें। ठीक, तो ये कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में इतने बुलेट पॉइंट्स है, आपको याद रखना ये चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना ये श्री अन्न योजना को अच्छे से याद रखना, ठीक है। और ये वाला याद रखना गतिवर्धक कोष में, ये आपका मिलेट के क्षेत्र में जो है ना, और ये और गतिवर्धक कोष है स्टार्टअप वाला है ना, ये चीज याद रखना। चलो अब मैं क्या बताया हूं आपको, समावेशी विकास में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य, 3 चीजें बताया हूं। तो कृषि को यहां पे देख लिए, पहले स्वास्थ्य को देख लेते हैं, फिर शिक्षा को देख लेंगे। तो ये 3 चीजें समावेशी विकास वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं ऊपर नीचे की चीजें करवा दूंगा आपको, है ना। तो पहले इसको देखते हैं, चलो स्वास्थ्य को देखेंगे तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके तहत क्या 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना। अब देखो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना के टाइम पे आप देखे होंगे नर्सिंग स्टाफ जो थे, नर्स थे और भी जो नर्सिंग स्टाफ थे, वो लोग कितने परेशान थे। वो लोग 20-20 घंटा 18-18 घंटा काम किए। क्यों? क्योंकि हमारे पास नर्सिंग स्टाफ की कमी हो गई थी। तो उनको बढ़ाने के लिए, नर्सिंग स्टाफ को बढ़ाने के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट में। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, ये बहुत बड़े परेशानी बना हुआ है अभी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होने वाला रोग है। सिकल सेल एनीमिया का हटाने का कार्यक्रम इसमें शुरू किया जाएगा, इस पे फोकस किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत काम किया, बहुत पैसा खर्चा कर रहा है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल विकास मतलब फार्मास्यूटिक्स मतलब आप कह लीजिए दवाई वगैरह के क्षेत्र में उसकी कमी ना हो आगे क्षेत्र में, और कोई महामारी आती है तो इस तरीके से फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ये ICMR जो है उसमें है ना, ये इसमें ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो मेडिकल के क्षेत्र में अनुसंधान करती है, नए नए टीके बनाती है, नए नए आपके जैसे कोविड का टीका है और भी जो चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को जो बनाती है उस रिसर्च के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, निजी और सरकारी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान पे को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार जो है वो निजी लोगों से मिल के काम कर सकेगी, है ना। निजी मतलब सरकार अपना तो पैसा और अपना दिमाग और उसके डॉक्टर्स तो काम करेंगे ही, निजी क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर्स है वो उसके साथ मिलके जो है वो नए नए अनुसंधान कर सके। तो निजी और सरकारी को संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में बढ़ावा दे। देखो फॉरेन कंट्रीज में ना इसी तरीके से होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चीज़ों पे चलती है, जो गवर्नमेंट चलती है ना वो इसी पे चलती है। तो ये बहुत जो एक मॉडल कह लीजिए, अच्छा डेवलप्ड मॉडल है ये। तो सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्रों का भी सहयोग इसमें लिया जाएगा और उसमें अनुसंधान को बढ़ावा देकर क्या किया जाएगा, उसको शिक्षा को और दुरुस्त किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हो गई। शिक्षा के संबंध में मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, उसी बस को ध्यान रखना, ज़्यादा चीज़ नहीं है। शिक्षा के संबंध में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में क्या किया जाएगा, इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के तहत एक वेबसाइट टाइप का रहेगा, उसमें आप पूरे तमाम प्रकार के बुक्स रहेंगे, आपके जितने भी प्रकार का कोर्स इंडिया में चलता है सारे बुक्स इसमें अवेलेबल करा दिए जाएंगे। डिजिटल बुक्स रहेंगे, वो आप जा सकते हैं उसमें लॉगिन करके अपना पासवर्ड डाल के आप जो है वो डिजिटल बुक से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा, बहुत से लोगों को होता है सही बुक सही जगह पे अवेलेबल नहीं हो पाता है, स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता होगा ये। तो यहाँ पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, जो पर्टिकुलर प्रॉपर गवर्नमेंट का उसमें अंडर में रहेगा, और वहाँ पर जाके आप लॉगिन पासवर्ड डाल के अपना वो क्या कर सकते हैं, आप कोई भी बुक एक्सेस कर सकते हैं। कुछ एक अमाउंट वगैरह रहेगा, वो तो अभी बताया नहीं गया है, लेकिन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ये बहुत अच्छी स्कीम है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इस वाले जो स्कीम को पंचायतों के स्तर पर भी लागू करने का, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, पंचायत के स्तर पर भी लागू करने का बात यहाँ पर कहा गया है, ताकि वहाँ पे भी लोग जो है बुक का कमी महसूस मत हो। और बहुत ज़्यादा आप अगर प्रिंटेड बुक खरीदते हैं तो पैसा बहुत लगता है, तो वो भी कम हो जाएगा इससे। तो इस क्षेत्र में भी बात करने, शिक्षा के क्षेत्र में ये पहल किया गया है, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में टीचर के स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया गया है। दूसरा चीज, टीचर को क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा बहुत अच्छा। यहाँ पर बहुत से लोगों का मैथ्स कमजोर रहता है, रीजनिंग कमजोर रहता है, एप्टीट्यूड और भी चीज़ें कमजोर रहती है, उसमें केवल स्टूडेंट का हाथ नहीं रहता है, उसमें एक टीचर भी उतना ही दोषी है जितना एक स्टूडेंट है। भाई इस टीचर को आप देखिए, सरकारी स्कूल में जो शिक्षक भरे पड़े हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन
गवर्नमेंट में जो टीचर्स हैं वो कितने हद तक पढ़ा पाते हैं। बहुत से टीचर्स ऐसे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो अनस्किल्ड है, जो एग्जाम निकाल के चले गए लेकिन उनको पढ़ाना आता ही नहीं। पीछे के स्टूडेंट चिल्ला रहा है, सर आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है, वो टीचर को कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट, टीचर पढ़ा ही नहीं पाता, सिलेबस ही खत्म नहीं कर पाता, स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, वो समझा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको अपने चीज़ों पे बैकएंड पे जाके मेहनत नहीं करना है। तो इसके क्षेत्र में शिक्षकों को इस चीज़ को दूर करने के लिए, ताकि इसका जो डिसएडवांटेज है वो स्टूडेंट को ना झेलना पड़े, इसके लिए क्या किया जा रहा है, टीचर्स को स्किल को डेवलप किया जा रहा है, पढ़ाने की स्किल को डेवलप किया जाएगा, नॉलेज की स्किल को डेवलप किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप उसके क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र में ये सब किया जाएगा। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा नहीं है, ये 2-3 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये जो महत्वपूर्ण आंकड़े मैंने आपको बता रहे हूँ ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करके रखिएगा, है ना। प्रधानमंत्री, देखो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसके तहत 44 करोड़ 60 लाख, मतलब आप कह लीजिए 44.6 करोड़ व्यक्ति का बीमा कवर किया गया है। ये पिछले साल का आंकड़ा है, मतलब ये जो लेटेस्ट आंकड़ा है, इसमें आप बजट में जो आंकड़ा दिया गया है 44 करोड़ 60 लाख व्यक्तियों, मतलब कि करोड़ व्यक्ति बीमा कवर किया गया, इन लोगों का इन दोनों योजनाओं के तहत बीमा कवर किया गया है। ठीक, प्रधानमंत्री जनधन खाते 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए हैं। ठीक, और मतलब ये पिछले, भाई मैं क्या बोला, बजट क्या बताता है, आने वाला जो खर्च करना है वो, और उपलब्धि क्या हासिल हुआ है रिसेंट ईयर में, उसको भी बताता है। तो यहां पर उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं लोगों को। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय, पब्लिक टॉयलेट बनाए जा चुके हैं। ठीक, याद रखना, ये उपलब्धि हासिल की जा चुकी है। और ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन, 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन जो है वो ग्रामीण घरों में पहुंचाए जा चुके हैं। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल, ये वाला योजना वो बुझाया था, उसके तहत 9 करोड़ लोगों के घर में पेयजल कनेक्शन पहुँचाए गए हैं। ठीक, तो ये उपलब्धि हासिल हुई है। तो ये सारा मैं इंपॉर्टेंट चुनिंदा पॉइंट को आपको बताया हूँ, ये सारे डेटा को आपको याद रखना है। छोटा छोटा डेटा है, लेकिन आपको पूछेगा तो फंस जाओगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के रखना भाई। ये हो गया। अब आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ मैं। निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वर्तमान वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि आर्थिक विकास दर जीडीपी ग्रोथ रेट 7% अनुमानित किया गया है। रिसेंट जो ईयर बीता है 23-24 का बजट है, 2022-23 की बात की जा रही है यहाँ पर। 2022-23 में अब यही आपको पूछेगा, 7% आर्थिक विकास दर जीडीपी रेट, ये जो है वो 7% अनुमानित किया गया। अनुमानित है, ये फिक्स नहीं है, अनुमान है कि 7% के आसपास हम लोग का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। अब ये अच्छा क्यों है? क्योंकि ये जो बीता है वर्ष है, वहाँ पर कोविड की महामारी से भी जूझ रहा था भारत, जो देश है वो हमारा, और आप कह लीजिए वैश्विक मंदी का भी दौर था, यूक्रेन रूस का वॉर भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, वैश्विक मंदी को देखते हुए, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसको देखते हुए, उन्होंने बोला अपने बजट भाषण में कि ये जो 7% का जो बजट परसेंट जो विकास दर अनुमानित किया गया है, वो उनके हिसाब से बहुत अच्छा है करके, जो ग्रोथ रेट है वो। ठीक, ये याद रखना। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त किया 2022-23 में 6.4% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। राजकोषीय घाटा क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जो प्राप्त होता है सरकार को, देखो जो जितना खर्च किया गया और जितना प्राप्त हुआ सरकार को, जितना खर्च किया गया और विभिन्न चीज़ों से, राजस्व से और भी चीज़ों से, भाई बहुत सारी चीज़ों से राजस्व सरकार को पैसा मिलता है। आप यूनिवर्सिटी में पैसा देते हैं, वो सब पैसा भी सब सरकार को जाता है। एजुकेशन सेक्टर में आप रेलवे को पैसा देते हैं, आप सबको पैसा देते हैं राजस्व से, खनिज से और आपके टैक्स से, है ना, वो सारी चीज़ों से सरकार पैसा कमाती है। तो सरकार ने जितना खर्च किया और जितना सरकार को प्राप्त हुआ, इन दोनों का अंतर कहलाता है राजकोषीय घाटा। मतलब सरकार को मान लो जाए खर्च हुआ 10 रुपये और सरकार की आय थी कितनी, 8 रुपये, तो घाटा कितना हुआ सरकार को? आय 8 रुपये थी और खर्च कितना हुआ, 10 रुपये, तो घाटा कितना हुआ, 2 रुपये का घाटा हुआ सरकार को, है ना। तो यहाँ पर 2 रुपये सरकार को घाटा हुआ, वही है राजकोषीय घाटा। ये घाटा कम होना चाहिए कि लगातार बढ़ना चाहिए? ये घाटा कम होते रहना चाहिए, है ना, तभी तो सरकार को घाटा कम होगा।
तो घाटा कम होगा तो पब्लिक का फायदा है, सरकार का भी फायदा है। तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त किया गया 2022-23 में 6.4% का लक्ष्य रखा गया था और वो प्राप्त कर लिया गया है। और 23-24 में लक्ष्य रखा गया है 5.9% का। अब ये मानना है कि अगर 23-24 में कितना लक्ष्य रखा गया, 5.9% राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये राजकोषीय घाटा मतलब कम करने का लक्ष्य रखा, क्योंकि 6.4 था, अब उसको कम कर रहा है। ये कम होना चाहिए धीरे धीरे। अगर ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया, राजकोषीय घाटा जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर राजकोषीय घाटा कम होगा मतलब सरकार को घाटा कम है, सरकार को घाटा कम है इसका मतलब बाजार से सरकार को पैसा कम लेना पड़ेगा, सरकार को बाजार से पैसा कम लेना पड़ेगा मतलब सरकार जो मतलब क्या होगा, बाजार में लिक्विड फ्लो मतलब पैसे का जो तरल पैसा है, मतलब पैसा जो है बाजार में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सरकार नहीं लेना पड़ रहा है, वहाँ पे सरकार का घाटा कम हो गया है। बाजार में पैसा ज़्यादा रहेगा तो जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, वो बाजार से पैसा उठा सकेंगे और जो नए स्टार्टअप करने वाले हैं वो बाजार से पैसा उठा सकेंगे। और अब जब बाजार से पैसा लोगों को मिलेगा, लोगों के पास पैसा रहेगा तो रोजगार मिलेंगे, उससे डेवलपमेंट होगा, लोग टैक्स पेयर बनेंगे और सरकार को पैसा आएगा। तो ये एक सर्कल होता है, एक चक्र होता है जिसके माध्यम से पूरा एक साइकिल चलते रहता है। तो ये राजकोषीय घाटा जो है वो लगातार कम होते रहना चाहिए। ये इतना था, ये प्राप्त कर लिया गया है और अभी 2023-24 में 5.9% इसको राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं बजट के महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक ही पार्ट था, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सेकंड पार्ट अभी और मैं ला सकता हूँ इसका, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो और बहुत आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये रिस्पांस को देख के मैं आगे काम करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आगे बनाने का, इस वीडियो को आगे बजट में एक पार्ट और बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आजकल स्टूडेंट को मैं देखता हूँ, उनको चाहिए भौकाल, उनको चाहिए थंबनेल में एकदम अट्रैक्टिव थंबनेल, 1 महीना बाद आएगा एडीओ की वैकेंसी। मालूम उसको भी नहीं है जो बता रहा है, क्योंकि मालूम तो भूपेश बघेल जी को भी नहीं है अभी, क्योंकि भाई आरक्षण पे पेच फंसा हुआ है। वैकेंसी कब आएगा, कैसे आएगा, किसी को कंफर्म नहीं पता रहता। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन आप मानिए कि वैकेंसी आ गया है करके। सब अनुमान ही लगा रहे हैं कि वैकेंसी आने वाला है, लेकिन कब आएगा किसी को नहीं पता। लेकिन लोग जो है वो थंबनेल बना के वीडियो बनाते हैं, उसमें 20,000, 50,000, 1 लाख व्यू रहते हैं, मिलता नॉलेज कुछ नहीं है। किसी भी व्यक्ति का एग्ज़ाम के बारे में कब आएगा ये जानने से पेपर कभी नहीं निकला है। पेपर तभी निकला है जब आप पढ़ेंगे, जब आप कंटेंट में मेहनत करेंगे। हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम वो अट्रैक्टिव थंबनेल बना के आपको आकर्षित कर सके। हमारे पास सिर्फ ज्ञान है, हमारे पास रिसर्च करने की कैपेबिलिटी है, मेहनत करने की क्षमता है, तो हम यही कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, मैं ये एक वीडियो बना दूंगा एडीओ के लिए महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर्स, इसी में से क्वेश्चन आएगा, ऐसा बना दूंगा तो यहाँ 20,000 व्यू आ जाएंगे। लेकिन मुझे वैसा व्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट सेक्शन से ही मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो वीडियो कैसा लगा, आपको अगला पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए रहेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, मतलब मैं टॉपिक चेंज कर दूँगा, नहीं तो ठीक है। तो आप लोग बताइएगा मुझे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।